नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। आज हम बात करेंगे एक ऐसी घटना की जिसने पूरे देश को हिलाकर रख दिया। मध्य प्रदेश के जबलपुर में एक रेलवे कॉलोनी में एक 16 साल की लड़की ने अपनी चचेरी बहन को एक वॉइस नोट भेजा। मुस्कान जल्दी जबलपुर आ पापा और तनुज को मुकुल ने मार दिया है। मुस्कान, जल्दी जबलपुर आओ, पापा को मुकुल ने मार दिया। लेकिन जैसे जैसे पुलिस ने इस केस की तह तक जाना शुरू किया, एक ऐसी साजिश सामने आई जिसे सुनकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। क्या यह सिर्फ एक हत्या थी या इसके पीछे छिपा था एक गहरा राज? इस वीडियो में हम आपको इस केस की पूरी कहानी हर छोटे बड़े तथ्य के साथ बताएंगे, तो अंत तक बने रहिए। यह कहानी शुरू होती है मध्य प्रदेश के जबलपुर शहर से, सिविल लाइंस थाना क्षेत्र में बनी रेलवे मिलेनियम कॉलोनी से। यहाँ रेलवे कर्मचारियों के लिए सरकारी क्वार्टर्स बने हैं, जहाँ लोग अपने परिवार के साथ शांतिपूर्ण जीवन जीते हैं। लेकिन 15 मार्च 2024 को इस कॉलोनी के फ्लैट नंबर RB 3/364 में एक ऐसी घटना घटी जिसने इस शांत जगह को हमेशा के लिए बदनाम कर दिया। यहाँ रहते थे राजकुमार विश्वकर्मा, एक रेलवे कर्मचारी, उनकी 16 साल की बेटी काव्या और उनका 8 साल का बेटा तनिष्क। राजकुमार की पत्नी और बच्चों की मां आरती मई 2023 में एक हार्ट अटैक के कारण दुनिया छोड़ चुकी थी। इस हादसे ने इस छोटे से परिवार को तोड़कर रख दिया था। राजकुमार दिन रात मेहनत करके अपने बच्चों को अच्छी परवरिश देने की कोशिश कर रहे थे। काव्या, जो 10वीं कक्षा में पढ़ रही थी, और तनिष्क, जो 4थी कक्षा में था, दोनों अपने पिता के साथ मिलकर इस दुख से उबरने की कोशिश कर रहे थे। लेकिन उस दिन 15 मार्च 2024 को जब एक रिश्तेदार राजकुमार के घर पहुंचा तो बाहर ताला लटका हुआ था। उसने पड़ोसियों से पूछा, लेकिन किसी को कुछ पता नहीं था। फिर दोपहर करीब 3 बजे पिपरिया में रहने वाली काव्या की चचेरी बहन मुस्कान को एक वॉइस नोट मिला। उसमें काव्या की डरी हुई आवाज थी, मुस्कान जल्दी जबलपुर आ पापा और तनुज को मुकुल ने मार दिया है। यह सुनते ही मुस्कान और उसके परिवार में हड़कंप मच गया। पिपरिया से जबलपुर 235 किलोमीटर दूर है और वहां पहुंचने में कम से कम 4 घंटे लगते हैं। तुरंत जबलपुर में रहने वाले रिश्तेदारों को खबर दी गई। जैसे ही रिश्तेदारों ने सिविल लाइंस पुलिस को सूचना दी, पुलिस और रेलवे पुलिस की टीमें तुरंत मौके पर पहुंची। घर का ताला तोड़ा गया और जब पुलिस अंदर दाखिल हुई तो जो नज़ारा सामने आया उसे देखकर सभी के होश उड़ गए। किचन में फर्श पर राजकुमार विश्वकर्मा की लाश पड़ी थी, खून से लथपथ और पॉलीथीन में लिपटी हुई। पूरे घर में खून के छींटे थे, मानो कोई भयानक वारदात यहां हुई हो। पुलिस ने तुरंत घर की तलाशी शुरू की, क्योंकि काव्या और तनिष्क का कोई अता पता नहीं था। हर कमरे, हर कोने की छानबीन की गई, लेकिन तनिष्क का कोई सुराग नहीं मिला। तभी एक पुलिसकर्मी की नजर किचन में रखे फ्रिज पर पड़ी। फ्रिज के हैंडल पर खून के निशान थे। जब उसे खोला गया तो अंदर का मंजर और भी भयावह था। 8 साल के तनिष्क की लाश कंबल और पॉलीथीन में लिपटी हुई फ्रिज के अंदर मिली। पोस्टमार्टम रिपोर्ट से पता चला कि राजकुमार के सिर पर किसी भारी हथियार से 10 बार वार किया गया था, जिससे उनका सिर बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गया था। तनिष्क के सिर पर भी 6 बार वार किए गए थे और उसकी मौत फ्रिज में बंद होने के बाद धीरे धीरे हुई थी। यह सुनकर हर कोई सिहर उठा। लेकिन सबसे बड़ा सवाल था, काव्या कहाँ थी? उसने अपने वॉइस नोट में मुकुल नाम के एक शख्स का जिक्र किया था, जिसे उसने हत्यारा बताया था। आखिर यह मुकुल कौन था? पुलिस ने जब मुकुल के बारे में जांच शुरू की तो एक चौंकाने वाली कहानी सामने आई। मुकुल सिंह, 20 साल का एक युवक, उसी रेलवे मिलेनियम कॉलोनी में रहता था। वह काव्या का पड़ोसी था और दोनों का रिश्ता सितंबर 2023 से शुरू हुआ था। काव्या, जो उस समय 15 साल की थी, और मुकुल की मुलाकात मोहल्ले में ही हुई थी। शुरू में मुकुल काव्या को तंग करता था, लेकिन धीरे धीरे यह तंग करना प्यार में बदल गया। दोनों रिलेशनशिप में आ गए और एक दूसरे के साथ समय बिताने लगे। लेकिन जब काव्या के पिता राजकुमार को इस रिश्ते की भनक लगी तो उन्होंने इसे सख्ती से रोका। राजकुमार को लगता था कि मुकुल उनकी बेटी के लिए सही नहीं है और वह चाहते थे कि काव्या अपनी पढ़ाई पर ध्यान दे। सितंबर 2023 में काव्या और मुकुल ने एक बड़ा कदम उठाया। दोनों अपने घर से भागकर भोपाल चले गए। राजकुमार ने तुरंत पुलिस में शिकायत दर्ज की और मुकुल के खिलाफ अपहरण और पॉक्सो एक्ट के तहत केस दर्ज हुआ। पुलिस ने दोनों को भोपाल से पकड़ लिया
और मुकुल को जेल भेज दिया गया। लेकिन कोर्ट में काव्या ने अपने पिता के खिलाफ बयान दिया। उसने कहा कि वह अपनी मर्जी से मुकुल के साथ गई थी और मुकुल ने उसके साथ कुछ गलत नहीं किया। इस बयान के आधार पर मुकुल को जमानत मिल गई और वह जेल से बाहर आ गया। लेकिन जेल से बाहर आने के बाद मुकुल का व्यवहार बदल गया। वह गुस्सैल हो गया था और उसने राजकुमार से बदला लेने की ठान ली थी। दूसरी ओर काव्या अपने पिता से नाराज थी क्योंकि उन्होंने उसे पिपरिया भेज दिया था ताकि वह मुकुल से दूर रहे। लेकिन काव्या और मुकुल चुपके चुपके बात करते रहे और यहीं से एक खतरनाक साजिश की नींव पड़ी। पुलिस ने जब कॉलोनी के सीसीटीवी फुटेज खंगाले तो एक के बाद एक सनसनीखेज खुलासे होने लगे। 15 मार्च की सुबह 3 बजे की फुटेज में मुकुल काव्या के घर के आसपास दिखा। उसके हाथ में ग्लव्स थे एंड वो एक बैग लिए हुए था जिसमें गैस कटर और कुछ हथियार थे। पुलिस को शक हुआ कि मुकुल ने घर के पीछे के दरवाजे को गैस कटर से तोड़ा था ताकि यह लगे कि कोई बाहरी व्यक्ति जबरदस्ती घर में घुसा था। लेकिन सवाल यह था, अगर काव्या मुकुल के साथ थी तो उसने दरवाजा क्यों नहीं खोला? पुलिस को जल्द ही जवाब मिला। यह सब एक सुनियोजित साजिश का हिस्सा था। काव्या और मुकुल ने मिलकर इस हत्याकांड को अंजाम दिया था। पुलिस ने पाया कि सुबह 7:30 बजे के आसपास जब राजकुमार किचन में थे, मुकुल ने उन पर पीछे से हमला किया। पोस्टमार्टम रिपोर्ट के मुताबिक उनके सिर पर 10 बार वार किया गया था। इस दौरान तनिष्क, जो सो रहा था, जाग गया और उसने यह सब देख लिया। मुकुल ने उसे भी नहीं बख्शा। काव्या, जो इस प्लान का हिस्सा थी, उस समय घर में ही मौजूद थी। उसने चीखने की आवाज दी, शायद इसलिए कि पड़ोसियों को लगे कि वह निर्दोष है। हत्या के बाद दोनों ने शवों को छिपाने की कोशिश की। तनिष्क की लाश को फ्रिज में रखा गया और राजकुमार की लाश को पॉलीथीन में लपेटा गया। घर में अगरबत्ती जलाई गई ताकि खून की गंध छिप जाए। इसके बाद दोनों ने आराम से नाश्ता किया, दूध पिया और करीब 12:30 बजे कॉलोनी से बाहर निकल गए। सीसीटीवी में पहले मुकुल अपनी स्कूटी पर निकला और कुछ मिनट बाद काव्या पैदल निकली। दोनों ने ऐसा इसलिए किया ताकि पुलिस को गुमराह किया जा सके। काव्या और मुकुल की चालाकी यहीं खत्म नहीं हुई। दोनों रेलवे स्टेशन पहुंचे, जहां उन्होंने पुलिस को चकमा देने के लिए एक और ड्रामा रचा। सीसीटीवी में वे प्लेटफॉर्म नंबर 1 से अंदर गए, लेकिन 10-15 मिनट बाद प्लेटफॉर्म नंबर 3 से बाहर निकल गए। फिर वे बस स्टैंड पहुंचे और कटनी जाने वाली बस में सवार हो गए। लेकिन कटनी तक पहुंचने के लिए उन्होंने 3 अलग अलग बसें बदलीं ताकि उनकी लोकेशन का पता लगाना मुश्किल हो। पुलिस ने इन दोनों की तलाश में 8 टीमें बनाईं। काव्या ने अपने पिता का एटीएम कार्ड लिया था जिससे उन्होंने पैसे निकाले। पुलिस ने उनके फोन को सर्विलांस पर रखा, लेकिन दोनों इतने शातिर थे कि वे पब्लिक वाईफाई का इस्तेमाल करते थे, जिससे उनकी सटीक लोकेशन का पता नहीं चल पा रहा था। इस बीच दोनों ने कई शहरों और राज्यों की यात्रा की, कटनी से इंदौर, फिर पुणे, विशाखापट्टनम, गोवा, मुंबई और आखिरकार कर्नाटक के गुलबर्गा तक। वे ट्रेन, बस, कैब और यहां तक कि फ्लाइट से भी सफर कर रहे थे। 1 महीने में उन्होंने 7 राज्य और 9 शहर बदले। पुलिस ने मुकुल पर 10,000 रुपए का इनाम भी रखा, लेकिन वे पकड़ में नहीं आए। आखिरकार 28 मई 2024 को हरिद्वार के एक सरकारी अस्पताल के बाहर एक महिला पुलिसकर्मी ने एक बेंच पर सो रही काव्या को देखा। उसके साथ मुकुल भी था, लेकिन जैसे ही पुलिस ने उनसे पूछताछ शुरू की, मुकुल भाग निकला। काव्या को हिरासत में लिया गया और 30 मई को मुकुल ने जबलपुर में आत्मसमर्पण कर दिया। जब पुलिस ने काव्या और मुकुल से पूछताछ की तो इस हत्याकांड के पीछे की सच्चाई सामने आई। काव्या और मुकुल ने मिलकर इस वारदात को अंजाम दिया था। मुकुल ने जेल से निकलने के बाद बदला लेने की ठान ली थी और काव्या अपने पिता की सख्ती से तंग आ चुकी थी। दोनों ने क्राइम थ्रिलर फिल्मों से प्रेरणा ली और इस हत्याकांड की योजना बनाई। मुकुल ने गैस कटर, ग्लव्स और हथियार ऑनलाइन मंगवाए ताकि कोई दुकानदार उनकी पहचान न कर सके। उसने कॉलोनी में रेकी की और वॉचमैन की टाइमिंग का पता लगाया। काव्या ने घर का पीछे का दरवाजा खुला रखा ताकि मुकुल अंदर आ सके। हत्या के बाद दोनों ने शवों को छिपाने की कोशिश की, लेकिन खून देखकर उनकी हिम्मत नहीं हुई कि शवों को काटकर ठिकाने लगाएं। काव्या ने अपनी चचेरी बहन को वॉइस नोट भेजा ताकि यह लगे कि वह निर्दोष है। यह सब उनके प्लान का हिस्सा था। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह है, क्या काव्या मुकुल के दबाव में थी या उसने अपनी मर्जी से यह सब किया? पुलिस ने इस केस को जुवेनाइल कोर्ट में पेश किया क्योंकि काव्या नाबालिग थी।
लेकिन उसकी साजिश में शामिल होने की वजह से पुलिस ने मांग की कि उस पर वयस्क की तरह मुकदमा चलाया जाए। मुकुल को जेल भेज दिया गया और काव्या को जुवेनाइल होम में रखा गया। दोस्तों, ये कहानी सिर्फ एक हत्याकांड की नहीं है, बल्कि एक ऐसी चेतावनी है जो हमें हमारे रिश्तों और परवरिश के बारे में सोचने पर मजबूर करती है। 16 साल की उम्र में काव्या ने अपने परिवार को खो दिया और खुद भी अपराध की दुनिया में चली गई। ये हमें सिखाता है कि बच्चों की परवरिश में संतुलन कितना जरूरी है। सख्ती और आज़ादी के बीच एक ऐसी रेखा खींचनी चाहिए जो उन्हें सही रास्ते पर रखे। आज के दौर में सोशल मीडिया और इंटरनेट बच्चों को आसानी से प्रभावित कर सकते हैं। माता पिता को अपने बच्चों की गतिविधियों पर नजर रखनी चाहिए, उनकी बातें सुननी चाहिए और उनके दोस्तों के बारे में जानना चाहिए। ये केस हमें यह भी सिखाता है कि प्यार और जुनून में अंधा होना कितना खतरनाक हो सकता है। अगर आपको यह कहानी सुनकर कुछ सीखने को मिला तो इसे अपने दोस्तों और परिवार के साथ जरूर शेयर करें। कमेंट में बताइए कि आप इस केस के बारे में क्या सोचते हैं और क्या काव्या को माफ किया जाना चाहिए। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं और अगली वीडियो में मिलते हैं। तब तक सुरक्षित रहें, जागरूक रहें और अपने अपनों का ख्याल रखें। जय हिंद।